हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है अपकमिंग टॉपर साइंस में और मेरा नाम है शिवम। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10। बच्चों, आप सभी को बेसब्री से इंतजार था एनसीईआरटी सीरीज का, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी कि हम लोग एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करेंगे। आपको एनसीईआरटी पे एकदम आपके टिप पे होनी चाहिए अगर आप 95 या उससे एबव स्कोर करना चाहते हैं आने वाले 2027 बोर्ड एग्जाम में। तो बच्चों, जो भी क्लास 10th में गए हैं 9th क्वालिफाई करके, तो आप लोग एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसी शुरुआत जैसे एनसीईआरटी सीरीज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टीचर हर बच्चे को पता है कि एनसीईआरटी ही वो ऐसी चीज है जिससे हम अपने मनचाहे परसेंटेज ला सकते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस सीरीज को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। या तो आप देखिए मत, अगर आप देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसे जरूर से फॉलो करिएगा, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक क्वेश्चन, हर एक बॉक्स में दी हुई इंपॉर्टेंट लाइन, मैं वो सारी चीजें इसमें आपको डिस्कस करा दूंगा, जिससे कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े और सारी चीजें उठाकर मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक काम करिएगा मेरे साथ, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उसे पास में खोल कर रख लीजिए, ताकि जहां पर मैं हाइलाइटर से एक इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करूं तो आप भी उसे हाइलाइटर से कर लीजिएगा। ये आपके लिए मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप लास्ट टाइम पे होंगे, जब सिर्फ 2 महीने बचे होंगे एग्जाम को, तब आपको वो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। जैसे आपने बुक खोली, ठीक है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आपने उनको एक बार रिवाइज कर लिया, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये सारी चीजें मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे टाइम पर भी यही हुआ था और मैंने यही किया था अपने लिए नंबर लाने के लिए। तो ये सारी जो टेक्निक्स है, सारी स्ट्रेटजीज हैं, वो अपनी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके और आप अपनी 95 या उससे अबव स्कोर ला सको। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले शुरू करने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि हम इस सीरीज में क्या क्या कवर करने वाले हैं। क्योंकि नई सीरीज है तो आपको पहले ही सारी चीजें मैं समझा दूं क्या हम कवर करने वाले हैं, कैसे करेंगे। न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10। बच्चों, हम लोग कोई भी पुरानी एनसीईआरटी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि जो नई एनसीईआरटी जो पब्लिश हुई है हम उससे पढ़ाएंगे, क्योंकि पेपर जो है वो उससे बनेगा, ना कि पुरानी वाली। और काफी ज्यादा कंटेंट जो है वो रिड्यूस हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में। और दूसरी लाइन ये है, ईच एंड एवरी लाइन। बच्चों, कोई भी लाइन, कोई भी डायग्राम, कोई भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, कोई भी बॉक्स वाला क्वेश्चन हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे, ताकि आपको इधर उधर परेशान होने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, एवरी क्वेश्चन डिस्कशन। बच्चों, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के थ्रू बन सकता है, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी है, हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स। बच्चों, हमने क्या कहा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स अगर आप पास में खोल कर रख लोगे, तो जो भी मैं हाईलाइट करूंगा क्वेश्चन, वो आप भी वो उस पार्ट को हाईलाइट कर लेना, और वही आपके नोट्स हो जाएंगे लास्ट टाइम पे। आपको अलग से किताब बनाने की, उसमें नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप उसी पे बनाइए, नॉर्मल काम हो जाएगा आपका। ठीक है, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। बच्चों, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। और हम लोग यहाँ पर जो स्ट्रेटजी अपनाएंगे वो है 0 to हीरो स्टडी। बच्चों, अगर आपका 9th खराब गया है, या आप पढ़ने में अच्छे नहीं हो, या आपको समझ में नहीं आता जल्दी, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। इस वाली सीरीज में हम कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं करने वाले हैं, ना ही कोई स्मार्ट स्टडी या बहुत हाईली टेक्निकल स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करने वाले हैं। सिंपल स्ट्रेटजी रखेंगे, बेसिक टू एडवांस, 0 to हीरो स्टडी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है अपनी नई एनसीईआरटी, जो कि क्लास 10th की है। नई वाली एनसीईआरटी जो अभी पब्लिश हुई है, उसी से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी से, चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस। तो बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में है तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये चैप्टर उतना ही आसान है जितना आपको कठिन लगता है। ठीक है, तो आइए इस कठिन चैप्टर को आपके लिए आसान बना देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी चैप्टर से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, इसकी हर एक लाइन आज आपको रटने वाली है। हर एक लाइन आपको ऐसे समझ में आएगी जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप परेशान हो रहे हो तो बिल्कुल परेशान मत हो, हर चीज को आज हम अच्छे से बताएंगे। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं, रुकिए कलर दूसरा ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। इसका मतलब बच्चों आप समझ लीजिए कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि इस इंसान में ये अलाइव है या फिर नहीं अलाइव है, मतलब जिंदा है या नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं डॉग रनिंग,
बच्चों अगर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि कुत्ता भाग रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जान है, ठीक है, वो अलाइव है। काउ चूइंग कट, क्या जो गाय है वो अपना मुंह चला रही है, तो क्या उसके अंदर जान है? हाँ, बेशक उसके अंदर जान है। और अ मैन शाउटिंग लाउडली, अगर एक इंसान बहुत तेज से चिल्ला रहा है तो उसके अंदर जान है? हाँ बच्चों, उसके अंदर जान है, हम सभी को पता है, ये सारी कॉमन चीजें हैं, ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो और ये सब मैं मार्क कर रहा हूँ तो आप लोग मार्क मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अभी इसे हटा दूंगा। वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि ये चीजें लिविंग बींग है, इनमें जान है। व्हाट इफ टाओ और काओ और मैन इज asleep? बच्चों हमने ये तीनों चीजें देखी। अगर आप सोचिए कि गाय, कुत्ता और इंसान अगर सो रहे हैं तो वो तो ना ही चिल्ला रहे हैं, ना ही कुछ खा रहे हैं, ना ही वो तो भौंक रहे हैं, तो फिर उनके अंदर जान कैसे है? तो अभी आप सोचोगे कि वो लोग सांस ले रहे हैं। वी कुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हम लोग जानते हैं कि वो सो रहे हैं, उनके अंदर जान है, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? वी सी देम ब्रीदिंग, हम उनके अंदर देखेंगे कि वो सांस ले रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये सांस ले रहे हैं तो उनके अंदर जान है। वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सांस ले रहे हैं तो वो इंसान है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं? नहीं, वो तो सांस नहीं लेते, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि वो उनके अंदर जान है? लेकिन उनके अंदर होती तो है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम उन्हें हरा भरा देखते हैं, ठीक है, इसलिए उनमें जान है, ठीक है। या फिर उनके जो पत्तियां हैं वो हरी होती हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे उनकी पत्तियां हरी होती हैं तो उनमें जान होती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए, अगर उन पत्तियों ने रंग छोड़ दिया, क्या पत्तियां रंग नहीं छोड़ती? रंग भी छोड़ती हैं। तो उन पत्तियों ने अगर रंग छोड़ दिया तो फिर क्या तब भी वो उनके अंदर जान है? ठीक। तो वो जो ये सारी चीजें ऐसे ही दिया गया हुआ है जिसमें हम आपको बताएंगे। ये सारी चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ आपको एक बेसिक समझाने के लिए है क्योंकि ये नया चैप्टर है बायोलॉजी का, तो आपको जस्ट बेसिक यहाँ पर दिया गया है, ठीक। चलिए शुरू कर दे। फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सारी चीजें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आगे साइड। यहाँ पर बच्चों को चीजें दी गई हैं जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं कि व्हाट इज अलाइव, व्हाट इज नॉन अलाइव, कौन किस चीज में जान है, किस चीज में नहीं, कैसे हम उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा अभी आपने ऊपर देखा, उसके बाद में हम बात करेंगे मूवमेंट के बारे में कि जो मूवमेंट करते हैं उनमें जान है, और जैसे कुछ चीजें हैं जो मूवमेंट नहीं करती, क्या उनमें जान नहीं है। कुछ ग्रोथ रिलेटेड बात हो जाएगी इस पे, ग्रोथ है तो जान है, नहीं है तो नहीं, ठीक है। हम लोग देखते हैं पेड़ों में ग्रोथ होती है, इसका मतलब उनमें जान है, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं वो ब्रीथ, मतलब वो सांस लेते हैं लेकिन विदाउट एनी विजिबल मूवमेंट, तो क्या उनके अंदर जान नहीं है? उनके अंदर जान है, अगर वो मूवमेंट नहीं करते हैं तब भी उनके अंदर जान है। मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल, बच्चों ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनके अंदर मूवमेंट्स जो है बहुत स्मॉल स्केल पे, बहुत कम रेयर केस में होते हैं, तो वो क्या उनके अंदर जान नहीं है? जिन्हें हम लोग नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, मतलब अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या ऑर्गेनिज्म आप जो भी कर लो, तो क्या उनमें जान नहीं है? उनके अंदर जान होती है। बहुत सारे बच्चों बैक्टीरिया होते हैं, क्या हम उन्हें आंखों से देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, तो क्या उनके अंदर जान नहीं है? उनके अंदर भी जान है, ठीक है बच्चों। Is this invisible molecular movement necessary for life? बच्चों क्या ये मूवमेंट जो है, मोलिकुलर मूवमेंट, क्या ये लाइफ के लिए जरूरी है? लाइफ के लिए जरूरी है बच्चों? आप खुद एक बार सोचिए। अगर हम किसी प्रोफेशनल से पूछें तो उसका जवाब क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा इस चीज को? ये सारी चीजें बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब बच्चों हम यहाँ से शुरू करते हैं, वो सारा पोर्शन हटा दीजिए क्योंकि उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, और वो सारी चीजें बस आपकी फैक्चुअल नॉलेज के लिए है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ठीक है। अब चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या चीज होती है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। The maintenance function of living organism must go on even with they are not doing anything particular। बच्चों क्या आपको लगता है इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो
ये मेंटेनेंस फंक्शन है, ठीक है। सपोज करिए कोई चोट लग गई है, ठीक है, इंसान अगर सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कहोगे कि उसकी चोट ठीक नहीं होनी चाहिए? इंसान चाहे जगे, चाहे काम करे, चाहे सोए, उसकी चोट तो ठीक होगी ना। मेंटेनेंस फंक्शन बॉडी में फंक्शन तो करेगा ना। तो फिर ये चीज जरूरी नहीं है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, अगर हम लोग बैठे हुए भी हैं तब भी ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यू रहेगा बॉडी के अंदर, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें। अब बच्चों यहाँ पर बात आ जाती है, इवन इफ वी आर जस्ट एस्लीप, अगर हम लोग सो भी रहे हैं, दिस मेंटेनेंस फंक्शन जॉब हैज टू गो ऑन। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस चीज पे कि यहाँ पे जो है दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, ठीक है। यहाँ पे ये वाली मेंटेनेंस जॉब है, इसको होना ही होना है, चाहे हम लोग कुछ भी करें, ठीक। द प्रोसेसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे मेन बात आ जाती है बच्चों, इसको चाहे तो इसको फिलहाल ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम लोग मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही मार्क करेंगे जिसपे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ उसी चीज पे। ये सारी चीजें बस मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी मैं हटा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। तो इन सारे प्रोसेस, हर वो प्रोसेस जो इसमें परफॉर्म होता है उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। बच्चों डेली लाइफ में अगर कोई कट लग गया है तो वो सही होता है, उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेकडाउन, मतलब ये सारे प्रोसेस जरूरी हैं किसके लिए? डैमेज और ब्रेकडाउन को सही करने के लिए। अगर कोई डैमेज हुआ है उसको सही करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया। अब अच्छा, इसके लिए ऐसा है, अगर कोई काम करता है उसके लिए एनर्जी चाहिए। हम लोग कोई काम करते हैं तो बॉडी में एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो मैं यहाँ पे पढ़ा कैसे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ ना आपको, तो इस काम के लिए भी एनर्जी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कम ज्यादा या थोड़ी बहुत, लेकिन एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी इज नीडेड फॉर दिस देम, ठीक है, इन सारे प्रोसेस के लिए। अब आपने सोचा है कि ये एनर्जी आती कहाँ से? हम लोगों को एनर्जी मिलती है खाने से, ठीक है। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोगों को एनर्जी मिलती है, पानी पीते हैं, एनर्जी मिलती है। तो वैसे इनका कुछ एक सिस्टम है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये एनर्जी जो आती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। बच्चों, हर एक ऑर्गेनिज्म से ये एनर्जी उसके अंदर तो बनती नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग खाना खाना छोड़ दें और सोचे हमारे अंदर एनर्जी खुद बनेगी, तो ऐसा थोड़ी ना है। हम लोगों को बाहर से चीजें खानी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें बॉडी के बाहर से आती हैं। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक ऐसा प्रोसेस तो होता ही है जिससे हम बाहर की चीज एनर्जी को अंदर अपनी बॉडी के ट्रांसफर कर सकें, और वो किसके थ्रू? वी कॉल फूड। हम उस चीज को कहते हैं फूड, ठीक है बच्चों। फूड के थ्रू हम लोग बॉडी में अपनी एनर्जी लेते हैं बाहर से, ठीक है। अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। बच्चों, खाना खाने एनर्जी के लिए हम लोग खाना खाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन तो आप सभी कॉमन वर्ड आप सभी जानते हो। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, ठीक है, एडिशनल रॉ मटेरियल विल आल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बच्चों, अगर बॉडी साइज है किसी ऑर्गेनिज्म का और वो ग्रोथ पे है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लगता है। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं तो हम लोग एडिशनल प्रोटीन क्यों लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, ये सारी चीजें क्यों लेते हैं? ये सारी सिर्फ खाना खा के जिम वाले बच्चे क्यों नहीं बना लेते बॉडी? उनको एडिशनल प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक्स्ट्रा ग्रोथ पे है, तो उसके लिए उनको प्रोटीन चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। सो ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब जो अपने अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, इस पर लाइफ है, तो वो किस पर डिपेंडेंट है? वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंट है। बच्चों, प्लांट्स हो गए, सारी रॉ मटेरियल हो गई चीजें, ये सारी चीजें कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं, इन पर डिपेंडेंट है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा फूड सोर्स क्या है? वो कार्बन डिपेंडेंट है, ठीक है, कार्बन बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें कर लेते हैं, इसको तो सबसे पहले हटा देते हैं। चलिए हटाते नहीं, जस्ट इसको फिलहाल आप मार्क मत करना इस चीज को। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। बच्चों, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेस, बच्चों आजकल आप देख पा रहे हो हर एक चीज इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। ह्यूमन बीइंग इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसकी बॉडी जब आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। सोचिए आप, मतलब छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं माइंड में, वहां सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं, तो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं आजकल, ठीक है। तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाना खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, तो क्या आपको लगता है बैक्टीरिया दाल चावल या ये सब हम लोगों की तरह खाएंगे?
उनका अलग न्यूट्रिशनल सोर्स होता है ना, ठीक है। पैरासाइट है तो वो दाल चावल खाने तो बैठेगा नहीं, वो तो कुछ और ही खाता है। तो फिर हर चीज का एक अलग अलग सोर्स है, हम लोग दाल चावल खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है हाउ आउटसाइड सोर्सेस ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, ठीक है। मतलब आउटसाइड की जो भी एनर्जी है, जैसे हम लेते हैं, जैसे हम लोग तो फूड के फॉर्म में लेते हैं, सभी लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं, बट उनका फूड का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है किसी के कंट्रोल में तो है नहीं, इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ना मेरे कंट्रोल में, ना आपके कंट्रोल में, ना ही किसी और ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में। हम लोग इन्वायरमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, वो हमारे नहीं है कंट्रोल में। These source of energy therefore needed to be broken down and build up in the body। तो अब इसका बात आ जाता है कि these source of energy मतलब जो भी source of energy है needed to be break down and build up in the body। जैसे सपोज करिए बच्चों, फूड है, ठीक है, हम लोगों ने खाया, ठीक है। हाँ, आपने कभी सोचा जैसे हम लोगों ने दाल चावल का लिया और उसे खा लिया, उसे हम लोग यहाँ पे क्यों चबाते हैं, आखिर जरूरत क्या है? क्योंकि उसको ब्रेक डाउन करना होता है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करना होता है, वो हमारे ओसोफेगस से होते हुए बॉडी में जाता है, तो वहां पे उसका सारा प्रोसेस होता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसमें से एनर्जी जनरेट होती है। वो आप सारी चीजें अभी आगे पढ़ेंगे। तो बिल्डअप और ब्रेक डाउन दोनों प्रोसेस चलते हैं, ठीक है बच्चों। एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी, यूनिफॉर्म, ठीक है, एक जैसी एनर्जी, ऐसा नहीं है। दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मोलिकुलर मूवमेंट्स। अब बच्चों उसको क्या, आखिर इस एनर्जी का हम लोग करेंगे क्या? अभी हम लोगों ने देखा कि मोलिकुलर मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, उनको करने के लिए एनर्जी यहाँ पे लगती है, ठीक। मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बॉडी नीड्स टू ग्रो। मतलब कोई भी टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो बॉडी के लिए चाहिए, उसको ग्रो होने के लिए सारी चीजें यहाँ पर होती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, बच्चों आपको ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और उनसे केमिकल रिएक्शंस बनती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने खाना खा लिया, ठीक है, और वो एनर्जी मिल गई, हम लोग चल पड़े, ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद पूरा एक प्रोसेस होता है, जो कि अभी आप आगे पढ़ोगे इसमें, तो सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं बॉडी में, तब जाके हमें कहीं एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस मतलब ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकती है, रिड्यूसिंग भी हो सकती है, एंड break down molecules। For this many organisms use oxygen source from outside the body, ठीक है। For this many organisms use oxygen source from outside the body। The process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of breakdown of food source is we call respiration। बच्चों the process, यहाँ पर हम लोग चाहें तो ये वाली लाइन मार्क कर सकते हैं। The process of acquiring oxygen from outside the body and use it in the process of food source is called respiration। बच्चों ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, एंड मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये लाइन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब बात हो गई कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन। अब इसका पहले मतलब समझ, तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बच्चों बॉडी है, ठीक है, उसके बाहर से हमने ऑक्सीजन के फॉर्म ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी, जैसे हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन आ गई बॉडी में। अब उस ऑक्सीजन को यूज करना केमिकल रिएक्शन पे फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्स। बच्चों फूड टूटता है, अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस, तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए, और हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसको अगर हम लोगों ने फूड सोर्स को तोड़ने में लिया, ठीक है, फॉर द सेलुलर नीड्स, अपनी सेल्स की जरूरतों के लिए, तो उसको कह देते हैं रेस्पिरेशन। बच्चों ब्रीदिंग होता है इनहेल और एक्सहेल करना, और रेस्पिरेशन क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल करना, लेकिन फॉर द सेलुलर नीड्स, ठीक है, फॉर द फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों बात करेंगे, हम लोग तो है मल्टी सेलुलर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अब हम लोग बात करेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो बच्चों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के बाद नो स्पेसिफिक ऑर्गन। बच्चों सिंगल सेल बॉडी में क्या होता है, नो स्पेसिफिक
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो होता नहीं है फॉर टेकिंग फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों हम लोग तो मल्टी कॉम्प्लेक्स है, हर एक ऑर्गन है प्रॉपर, सारी किडनी, लिवर, लंग, हार्ट, सारी चीजें। बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उसमें कहाँ होता है? उसमें तो कुछ नहीं होता, आप सभी को पता है, ठीक। तो उसमें आपने कभी सोचा है कि हम लोग वो सिंगल सेल वाले फूड कैसे लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है उनमें, रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है, ठीक है। बिकॉज एंटायर सर्फेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट, क्योंकि उनकी जो पूरी सरफेस होती है पूरी बॉडी की, वो एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में होती है। तो वो लोग कैसे करते हैं? What happens when the body size of organism increases and the body design become more complex? अब वो सोचिए, पहले सिंगल सेल होते थे, ठीक है, उनसे बॉडी इस तरीके से फॉर्म हुई, इस तरीके से डिजाइन हुई कि आज हम लोग मल्टी सेलुलर बनने खड़े हुए हैं, ठीक है, हर चीज कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। And multicellular organ, all the cells may not be in the direct contact with the surrounding। बच्चा इसमें कह रहा है कि जैसे हम लोगों की मल्टी सेलुलर बॉडी में, आप खुद से समझो तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। सपोज करिए हार्ट है, क्या वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में है? नहीं। स्किन है, सराउंडिंग के कांटेक्ट में है? हाँ है। हार्ट है? नहीं है। किडनी है? ये सारी चीजें तो अंदर है ना, अपनी इन्वायरमेंट, ये सराउंडिंग के कांटेक्ट में तो है नहीं। सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल सेल। पर जो सिंगल सेल होता है उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी उनकी सराउंडिंग में अटैच्ड होती है, मतलब जुड़ी हुई होती है। हम लोगों में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों की रिक्वायरमेंट को ये चीज पूरा नहीं कर सकती। डिफ्यूजन प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक, ये वाला सिंपल डिफ्यूजन। We have seen previously how in multicellular organisms various body are specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be the function of a specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all part of the body। अब बच्चे यहाँ पे देखिए, ठीक, यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस पोसेस अ प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम जैसे फूड हो गया और ऑक्सीजन हो गया आर नाउ टेकन अप टू वन प्लेस एट द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाइल ऑल पार्ट ऑफ नीड टर्म। बच्चों हम लोगों ने खाना खाया, हम लोगों ने ऑक्सीजन इनहेल कर दी, ठीक है, अब वो एक जगह पे जाके चली गई, ठीक है, खाना यहाँ से खाते हैं और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से आता है, ठीक, एक जगह से हो गया। लेकिन हमारी बॉडी में तो हर जगह इसकी जरूरत है, हर जगह एनर्जी चाहिए, पैरों में भी चाहिए, पैरों में सेल्स होते हैं, हाथों में होते हैं, बैक में होते हैं, आंख में होते हैं, दिमाग में होते हैं, हर जगह चाहिए एनर्जी, हर जगह चाहिए। अब आप सपोज करो फूड हमने यहाँ से खा लिया या और इनहेल कर लिया ऑक्सीजन हमने यहाँ से, लेकिन यहाँ अब उल्टा तो जा नहीं रहा है सिस्टम, यहाँ जो सेल्स है उनको क्या कैसे एनर्जी मिलेगी? क्या उनके अंदर नहीं प्रोसेस होता? उनके अंदर भी होता है, उसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बच्चों इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टम बनता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बच्चों एक जगह है जहां पर एनर्जी बनती है और फिर वहां से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, यहाँ से लेकर पैरों तक हर जगह सर्कुलेट होती है, ठीक है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द बॉडी। When the chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for the energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but even could be harmful। ठीक है, these waste products are therefore needed to be removed for excretion। बच्चों केमिकल, अब इस चीज को ऐसे समझे, बॉडी है, ठीक है, हम लोगों की केमिकल रिएक्शंस हुआ, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोगों को चाहिए, वो हम लोगों ने ले ली, लेकिन रिएक्शन में कुछ ऐसी बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मतलब साथ में, जिनकी हमें जरूरत नहीं है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो हार्मफुल प्रोडक्ट क्या रहेगा? अब सपोज करिए एनर्जी तो डेली बन रही है, खाना तो हम लोग रोज खा रहे हैं, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट जमा होते होते उनका होता क्या है? बॉडी तो ऐसे हार्मफुल है, ठीक है, बॉडी खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन प्रोसेस, मतलब उस बाई प्रोडक्ट को, बेकार चीज को बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पर आप चाहो तो हाईलाइट कर लो, यहाँ पर कह सकते हैं दीज वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल, ठीक है।
तो ये वाली लाइन जो है आप लोग अपने में हाईलाइट कर लेना, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक में अगर आप लोगों ने ओपन कर रखी है तो बच्चों यहाँ पर अपना पहला पेज खत्म हो चुका है। डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप, मतलब एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए अब एक्सक्रीशन प्रोसेस तो बन गया, अब उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बात करी जा रही है, विच मीन्स दैट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल्स टू एक्सक्रिएटरी टिश्यू। बच्चों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक और काम हो गया कि वो सिर्फ फूड और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा यहाँ से वहाँ, वो एक्सक्रिएशन के बाय प्रोडक्ट मतलब जो भी गंदे प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ से वहां पे एक्सक्रिएशन टिश्यूज तक लेकर जाता है, उसका एक और काम है, ठीक है। ये वाला बच्चों 5.1 अपना खत्म हो चुका है और यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन आ जाते हैं। Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? बच्चों, इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हो। इसमें बोला गया why diffusion is insufficient, ठीक है। ह्यूमंस में मतलब हम लोग ह्यूमंस हैं तो हम लोगों में डिफ्यूजन प्रोसेस से सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती जैसे एक सिंगल सेल में होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, सिंगल सेल में एक तो पॉइंट ये हो गया कि उनकी पूरी बॉडी जो है सराउंडिंग्स में होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो सारी चीजें सराउंडिंग में कर पाते हैं। भाई अच्छा, आप खुद सोचो, कोई चीज पूरे सराउंडिंग में है, ठीक है, चाहे वो उसमें एक्सक्रीट बाहर कर लें, उससे डायरेक्ट एनर्जी अंदर ले लें, फूड ले लें, तो उनका तो काम चल जाता है। अभी हम लोगों के अंदर कैसे काम चलेगा? अभी सपोज करिए लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, न्यूरॉन्स है, इनको अगर एनर्जी चाहिए तो कहाँ से चीजें मिलेंगी? बाहर से तो मिलेगी नहीं, तो उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये दे रहा है, व्हाट आर क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। बच्चों, वो वाला पोर्शन जो हमने बोला था कि वो पोर्शन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अलाइव, व्हाट इज नॉट अलाइव, तो उसके दो तीन पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़े थे। पहला, दे आर अलाइव, मतलब वो ब्रीथ, मतलब वो चिल्ला रहे हैं तो वो अलाइव है, नहीं अगर वो सो रहे हैं तो भी अलाइव है क्योंकि वो सांस ले रहे हैं। वो प्लांट्स हो गए, वो अलाइव कैसे हैं? वो तो सांस भी नहीं लेते लेकिन उनके अंदर ग्रोथ है, ठीक है। पत्तियां अगर झड़ गई तो ग्रोथ कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि उनके अंदर मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट इन द सेंस मतलब ह्यूमंस में, ऑर्गेनिज्म में। प्लांट्स तो मूवमेंट्स करते नहीं है ना। होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ से बच्चों हम लोग दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे जिसका बहुत अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है।